सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब। मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ मैं, और उसकी वजह ये है कि अमूमन मतलब कभी कभी 15 अक्टूबर से मौसम खुशगवार हो जाता था, कभी 15 नवंबर से होता था, कभी अप्रैल में हीट वेव आ जाती थी, कभी अप्रैल अच्छा गुजर जाता था। बट इन एनी केस दिसंबर का आखिरी हफ्ता और जनवरी का पहला हफ्ता शदीद ठंडे होते थे। ये पहला साल है कि इन 2 हफ्तों में भी शदीद ठंड हमने एक्सपीरियंस नहीं की। मतलब ऑफ कोर्स कराची वालों के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो लाहौर ठंडा ही होगा, लेकिन बहरहाल ये वो ठंड नहीं है जिसके हम आदी हैं या हमें जिसका इंतज़ार रहता है। और ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात इसलिए है क्योंकि वो जो पूरी दुनिया में एक क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, तो उसमें मुझे बड़ी मतलब ज़ाहिर है होप अगेंस्ट होप ही था, लेकिन उम्मीद थी कि शायद ये खिता ठंडा होना शुरू हो जाए। तो ये खिता तो ठंडा होने के बजाय मज़ीद ऐसा लग रहा है कि गर्म होने की तरफ जा रहा है, जिसके मल्टीपल मसाइल हैं। एक तो ज़ाहिर है हम पहले ही 9 महीने गर्मी गुजार के बड़े मुश्किल से वो उसमें से गुजरते हैं। दूसरा ये भी है कि सर दुनिया में आप नोटिस करें अगर, तो ज़्यादातर ममालिक जिन्होंने तरक्की की है वो है जहाँ पे ठंड होती थी। मतलब आप अभी तरक्की याफ्ता गर्म ममालिक भी देखेंगे, लेकिन वहाँ पर कोई तेल निकल आया, कोई और मादनियात निकल आई। जिन्होंने एक्चुअली काम करके मेहनत की है ना, वो अमूमन ठंडे ममालिक हैं। तो हमारे मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होने को जा रहा। सर आप बेसिकली कह ये रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ करें ये क्लाइमेट चेंज हो जाता है और ठंडा हो जाता है मुल्क, तो उसके बाद हमारी सही जो सर फ्लो है वो तब निकलेगी। सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। इतना टाइम मेरे ख्याल में हमारे पास है नहीं सर। तो ये हमें गर्मी से कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। मुश्किल बड़ा मतलब ज़ाहिर है जो सर्दी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि बुज़ुर्ग बहुत ऑफ हो जाते हैं जी। मतलब आपको जनाजे अक्सर ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं सर्दियों में। लेकिन ये है कि अदरवाइज़ गर्मियाँ जो हैं वो ज़्यादा टफ हैं, क्योंकि सर्दियों में तो है कि आप लेयर अप करते जाओ अपने आप। गर्मियों में कितने को कपड़े उतार लो। लेयर डाउन इतना पॉसिबल नहीं है सर। दूसरा सर देखिए सर, इसका ये भी आप देख सकते हैं कि मौसम जो है वो थोड़ा जो मुल्की सूरत हाल है उसकी अक्कासी भी कर रहा है कि सर इस वक्त सियासत की जब बात की जाती है तो हमारी मीडिया पे तो कहते हैं सियासी सरगर्मियाँ, मईशत की भी कि मईशत के अंदर मामलात गर्म हैं। हर चीज़ जो स्टॉक मार्केट तो बहुत ही गर्म है। तो सर अगर तो ये सारे चीज़ें जो हैं सर ये हीट की तरफ जा रही हैं, तो सर दर्जा हरारत जो है वो मनफी जो है वो होने के तो चांसेस नहीं है, क्योंकि अवाम खुद ही बड़ी चार्ज अप है। मतलब अपना कोर टेम्परेचर हैंडल ना करते हुए वो एग्ज्यूड हो रही है सर हीट। तो इस वजह से शायद सर्दी जो है इस दफ़ा कम पड़ी है। ये बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि शायर ने कहा था कि फायर ब्रिगेड मंगवा ले तू, अंगारों पर है अरमा उबलमा। वाह। तो सर प्लीज़ खबरों की तरफ चलें, वरना सर हम लगे रहेंगे इसके ऊपर। सर बहुत ही ज़बरदस्त खबर, तमाम मुल्क को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, आपको ख़ास तौर पर सर। आप एक इंटरनेट यूज़र सिर्फ नहीं है, आप एक बड़े एविड और फिरोशस इंटरनेट यूज़र हैं, जैसे आजकल के दौर में होना पड़ता है थोड़ा फिरोशस। तो सर आप और मैं इस मौजू पे ऑफ द स्क्रीन तो बहुत बात कर चुके हैं, और हमने सोचा था जब हम बात इसके ऊपर बाकायदा शो पे तब करेंगे जब कोई बात करने वाली होगी। तो सर हैप्पी टू रिपोर्ट, स्टारलिंक जो इलॉन मस्क की एक इंटरनेट सर्विस है सैटेलाइट के ज़रिए, जो आप दुनिया में कहीं पे भी हों और उस हार्डवेयर को अटेन कर लें, तो आप उस सैटेलाइट से लिंक करके उसकी सब्सक्रिप्शन लेके आप ना सिर्फ तेज़ बल्कि अनइंटरप्टेड किस्म का इंटरनेट जो है उसको एंजॉय कर सकते हैं आप जहाँ भी हों। इसकी सर बेसिकली 3 डिवाइसेस होती हैं। तो एक सर रेजिडेंशियल होती है जो आपके घरेलू इंटरनेट जो है उसको रिप्लेस कर सकती है। एक बिज़नेस वाली डिवाइस होती है जिसके अंदर ज़ाहिर है आपको जो स्पीड है वो ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि बिज़नेस ओरिएंटेड काम में स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है। और तीसरी मोबिलिटी डिवाइस है। तो मोबिलिटी डिवाइस बेसिकली वो ऐसी हार्डवेयर है जिसको आपने सिर्फ पावर देनी है, वो किसी भी चीज़ से आप दे सकते हैं, और वो आपको कहीं भी दुनिया में कहीं भी चले जाएँ आप, तो आपको कनेक्टिविटी दे देगी। पाकिस्तान से हद तक जो बात आई है, हमें PTA ने इस चीज़ को एक तो ये हमें बताया, जो हमें आपको और मुझे तो पता था कि स्टारलिंक SECP में बड़ी देर से रजिस्टर्ड है, अलबत्ता उसकी बकाया लाइसेंसिंग जो है उसकी अब गुफ्तगू जो है वो शुरू हो गई है। ज़ाहिर है सर हुकूमत टू स्टारलिंक एक मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो जब तक मुकम्मल होगा उसके बाद ही
आपको यहाँ पे पता चलेगा कि पैकेजेस क्या हैं, PKR उसकी वैल्यू क्या बनती है, हार्डवेयर एक्सेसिबल है या नहीं है। तो ये सब कुछ सर एक अच्छी चीज़ की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब उसके अंदर सर 2 मसाइल हैं जो मुझे नज़र आते हैं और फिर हम तफसील से बात करेंगे। एक तो पहला मसला ये कि स्टारलिंक यहाँ पे ले आएंगे तो क्या हुकूमत इस चीज़ को तस्लीम कर रही है कि हमारा अपना जो नेटिव इंटरनेट है वो इस काबिल नहीं है कि रिलायबिलिटी फैक्टर रहे उसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं सर वो या तो मूव कर रहे हैं या किसी न किस्म की ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं जो कि स्टारलिंक ही है, उसमें बाद में आएंगे। और दूसरा सर, क्या ये नॉन स्टार्टर इस वजह से है कि लोगों को, आवाम को, बिजनेसेस को एक आप बेसिकली एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम इस तरफ भी सोच रहे हैं कि हम अभी ठीक कर रहे हैं, अंडरग्राउंड वायर्स कह लें उनको, जो भी कह लें, हम उस मामले को ठीक करने की कोशिश करें। अलबत्ता जब तक वो नहीं होता तब तक हम स्टारलिंक से एंगेज्ड हैं ताकि ये चीज़ भी आपको मिल जाए ताकि आप यहीं पे काम कर सकें। तो दोनों सिनेरियोज़ में हुकूमत की जो अपनी PR है वो तो कम होती है मेरे। तो ये सर मसले सर देखिए, बात पता है क्या है, वो ये है कि हम बड़े परेशान थे और बल्कि क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है ऑपरेटर्स स्टारलिंक का यहाँ पे, लेकिन अगर कोई शख्स बाहर से ले आता है तो फिर वो चलता है यहाँ पे कि नहीं, क्योंकि SECB की वेबसाइट पे तो बड़े अरसे से लिखा हुआ है कि स्टारलिंक ने अप्लाई किया हुआ है लेकिन अभी हुकूमत ने उसको परमिशन ग्रांट नहीं की। ठीक है, अभी वो इलीगल है। वो इलीगल इज़ ए सेपरेट थिंग, इज़ इट वर्किंग और नॉट। अच्छा, वो अभी डॉन अखबार में कुछ 3-4 दिन पहले खबर आ गई है जिसमें किसी शख्स ने अपना नाम बताए बगैर ये बताया कि मैं यहाँ पर उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, साउंड दे रहा हूँ पर मंथ। एग्जैक्टली। सो यानी कि वो तो चल रही है। अच्छा, अब बात ये है कि हुकूमत के एंड पे ये ना कोई कामयाबी है ना नाकामी है, बल्कि बड़ी हुकूमत ने सुबकी इसमें कमाई, क्योंकि 2 दिन के लिए इन्होंने X ट्विटर खोला सिर्फ ये अनाउंस करने के लिए कि हम स्टारलिंक को इजाज़त देने लगे हैं, और उन्होंने अपनी तरफ से समेटी वावा। बेसिकली वावा भी क्या समेटनी थी, मतलब उनको, मतलब हमारे से वावा लेके भी हुकूमत को क्या ही फ़ायदा या नुकसान होना है। बेसिकली ईलॉन मस्क तक मेरे ख्याल में पैगाम पहुंचा रहे थे कि हम ये मार्केट आपके लिए खोलने लगे हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला ऑलरेडी हो चुका है, वो ये है कि जो ये अमरीकी सदारती इलेक्शन हुए हैं उसमें पाकिस्तान ने फॉर सम रीज़न अपने सारे अंडे जो हैं वो डेमोक्रेट्स की बास्केट में रखे हुए थे। डेम्स हार गए हैं, तो अब रिपब्लिकन्स को मनाने की कोशिश शुरू है। अच्छा, वो रिपब्लिकन्स के जो ट्रंप साहब के करीब तरीन लोगों में इलॉन मस्क साहब शामिल हैं। वो इलॉन मस्क का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म X है उसको पाकिस्तान ने ऑलरेडी बैन कर रखा है। अब उनको ये बताना कि हम आपका जो दूसरा ज़रिया मुआश का जो एक सोर्स ऑफ इनकम का एक वो है वो भी हम ब्लॉक करने लगे हैं, ये ज़रा मुश्किल होगा हुकूमत के लिए। सो इजाज़त तो देनी ही देनी थी मेरे ख्याल में। अच्छा, और तीसरी फिर वही बात, यहाँ तो किसी तरह ये उसको चलने ना देते। अब जबकि वो ऑपरेशनल है तो फिर इलीगल लीगल से क्या फ़र्क पड़ता है। इंडिया की जो TV वाली डिशेस हैं वो हमें पता है कि किस मार्केट में बिक रही हैं, उसका रिचार्ज किस जगह से होता है, उसका बॉक्स कैसे चलता है। वो आपको बताऊं कि जिन लोगों ने अर्बन सेंटर्स में, शहरों में, लाहौर जैसों में लगाई हुई है, उन्होंने तो चले को क्रिकेट मैच 4K में देखने के लिए बगैर ऐड के शशके के लिए की हुई है। आप ज़रा थोड़ा सा रूरल जगहों पे जाएं जहाँ पे केबल पहुंची ही नहीं, उनको तो अगर अपना TV चलाना है तो डिश उनके लिए ज़रूरी है। सो ये जो है ना कि इलीगल, तो वो कौन छापे मारेगा। अच्छा, घर के अंदर किसी के घुस के छापे मारने की परमिशन लेना कोई आसान काम है। अच्छा, चलें आप वो भी ले लेंगे। पाकिस्तान में आपको पता है कि फिर छापे में भी मतलब ज़ाहिर है ह्यूमन फैक्टर तो है ना, फिर मामलात तो चल ही पड़ते हैं। तो अगर उस पर कुछ नहीं हो रहा तो इस पर क्या ही हो जाएगा। सो अगेन हुकूमत ने मेरे ख्याल में तो गोंगलुओं पे से मट्टी झाड़ी है। बट चले, गुड न्यूज़। और फिर वही बात है, अनऑफिशियली के बजाय अगर ऑफिशियली आएगा तो उसका रेट कम हो जाएगा। अगेन बेटर फॉर अस। सर बिल्कुल सर, अगेन जो आपकी वो वाली रेगुलेशन वाली बात है, छापा एक स्यापा है सर। बेसिकली आपने हर जगह तो आप नहीं कर सकते, और इफेक्टिवली इसके अंदर आपको पता लगाने की बहुत ज़रूरत है कि भाई कहाँ ये लीगल चीज़ें हो रही। स्टारलिंक की क्यों ना हो या डिशेज़ हो, डिशेज़ तो आपको पता चल रही, आज तक ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं। सर एक हमारे पास रेट लिस्ट है कि इसको पोटेंशियली ये कॉस्ट क्या करेगा, तो वो मैं शेयर करता जाता हूँ ताकि लोगों को ज़रा जो एंटिसिपेट कर रहे हैं उनको ज़रा फ़ौरन यकीन हो जाए कि ये एक महंगा शौक है, ये कोई सस्ती चीज़ नहीं है। सर रेजिडेंशियल जैसे मैंने बताया उसका 50 से लेके 250 Mbps तक की स्पीड होगी।
उसकी हार्डवेयर कॉस्ट वन टाइम जो है 1,10,000 रुपये, ये आपने डिवाइस लेनी है और अपने घर की छत पे आपने फिट करनी है। उसके बाद आपको 35,000 रुपये माहाना इसकी कॉस्ट अदा करनी पड़ेगी स्टारलिंक को। यहाँ पे आपने कोई बिल नहीं देना, उन्हीं को ऑनलाइन पे करेंगे ऑब्वियसली आप। जो बिज़नेस ओरिएंटेड सर इनका है वो 100 Mbps से 500 Mbps तक जाता है। उसकी डिवाइस जो है वो 2,20,000 रुपये की है और माहाना 95,000 रुपये उसका कॉस्ट है। और जो मोबिलिटी वाली है, जो कि मेरे ख्याल में इनकी सबसे ज़बरदस्त चीज़ है कि आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, वो अगेन 50 से 250 MB उसकी स्पीड है, 1,20,000 उसकी कॉस्ट है और 50,000 रुपये महीना उसकी कीमत। सर इस वक्त घरों के अंदर जो आपकी ISPs हैं उनमें कोई भी शख्स ऐसी अमाउंट तो नहीं भर रहा, वो 1/10 है। 1/10 बिजनेस में हाउएवर आपकी ये 95,000 फॉर इंटरनेट इज़ नथिंग, कोई ऐसी कॉस्ट नहीं है, बल्कि वो तो खुशी से देंगे। ये शायद सस्ती ही है जो आपको डायरेक्ट डेडिकेटेड फाइबर्स और इस किस्म के सैटेलाइट लिंक्ड जो आपको सॉल्यूशंस देते हैं। इसको शार्क भी नहीं काट सकती, इसको शार्क भी नहीं काट सकती। तो सर इसका बेसिकली बिजनेस ओरिएंटेड लोगों को बहुत फ़ायदा है। हाँ, घर पे जैसे आपने कहा अर्बन सेंटर्स में एक शौक से डिशेस लगी हुई हैं, ये एक शौकिया को अपने घर पे लगा सकता है, वरना उसका जो घर वाला इंटरनेट है वो यही चीज़ कर देगा, कोई मसले वाली बात। बिल्कुल ठीक है। जो इसमें बुनियादी बात है ना वो ये है कि अभी तक स्टारलिंक को इंडिया ने भी इजाज़त नहीं दी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका घरों को या दफ्तरों को तो जो भी फ़ायदा नुकसान है, सरकार को इसका नुकसान ही नुकसान है। वो कैसे? देखें, ये जो पैसे हैं कितने ज़्यादा हैं, ठीक है। ये मैं सॉरी क्लैरिफाई करता जाऊँ, ये एक अंदाजन एक कॉस्ट इसकी बनेगी बेस्ड ऑन डॉलर टर्म्स को PKR में किसी ने कन्वर्ट करके हमें बताया कि ये हो सकता है। ये एक्चुअल यहाँ पे भी लॉन्च नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो भी लॉन्च होगा वो एग्जिस्टिंग से भी होगा, एग्जिस्टिंग से महंगा होगा। yes. ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि जो एग्जिस्टिंग आपके इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं वो आपके अमूमी तौर पे वो पाकिस्तानी कंपनी है, ठीक है। वो आप जो यहाँ से पैसे खर्चते हो वो वहाँ पे पैसे रिसीव कर लेते हैं। वो बेसिकली एक जो है पहिया चलता है इकोनॉमी का। ये जो है ये बाहर के हैं, ये पैसे ले जाएंगे बाहर, ठीक है। अब बात ये है कि इंडिया में भी अभी तक नहीं अप्रूव हुआ, उनकी भी बातचीत चल रही है, लेकिन वहाँ पर जब अप्रूव हो भी जाएगा और इवेंचुअली तो हर जगह हो जाएगा शायद, तो कम लोग ऑप्ट करेंगे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पे स्पीड अमूमन डाउन नहीं होती, वहाँ पे सबका गुजारा हो रहा है। अच्छा देखिए, ऑफिसेस फिर भी करेंगे, क्यों करेंगे? आपको पता है इंडिया ने भी क्योंकि उनकी चाइना से ताल्लुकात अच्छे नहीं है, इस बुनियाद पे उन्होंने टिकटॉक बंद कर दिया। अच्छा, अब वहाँ पर जो दफातर ऐसा काम करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं फॉर टिकटॉक या मैनेज करते हैं फॉर टिकटॉक, और ज़रूरी नहीं कि वो इंडिया के लिए करते हो। भाई इंडिया इज़ सच ए बिग हब फॉर दिस रीजन। वो हो सकता है पाकिस्तान से बनने वाला कंटेंट देखते हो या इंडोनेशिया से बनने वाला कंटेंट देखते हो, तो उनको भी, उनके भी दफातर को ज़रूरत इसकी होगी, क्योंकि अगर कोई चीज़ बैंड है तो उन्होंने उसको बाईपास करना है। इसी तरह पाकिस्तान में तो अभी इसको तो छोड़ ही दें कि जब ये चले रजिस्टर हो जाएगा तो फिर तो ये पाकिस्तान में टैक्स भी देगा, फिर तो सारे मामलात होंगे। अभी ये अनरजिस्टर्ड है। जितना पैसा है आप हुंडी के ज़रिए प्रॉबेबली भिजवा रहे हो बाहर, ठीक है, या ट्रैवल कर रहे हो तो आप लेके जा रहे हो। इस वक्त बिजनेसेस पे कर रहे हैं, वही पैसा आप लोकल प्रोवाइडर को दे सकते थे जिसका फ़ायदा गवर्नमेंट को हो सकता था, वो अब रुपीस डॉलर में कन्वर्ट होकर मुल्क से बाहर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप स्टेबल इंटरनेट नहीं दे सकते। सर बिल्कुल सर, एक तो इसके अंदर ये बहुत बड़ी सर है चीज़ कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये फिर एक बात आप मान रहे हैं ना कि जी हमारा इस वक्त ठीक नहीं है, इसलिए ये कौन, और दूसरा आपका वाला पॉइंट ऑब्वियसली कि शायद हम अपीज़ करना चाहते हैं उस गवर्नमेंट को जो नहीं आने वाली। सर दूसरा एंगल इसके अंदर एक बहुत है, देखिए अभी आपकी जो ट्रैफिक जा रही है थ्रू टेलको या ISPs, वो एक हद तक मॉनिटर हो सकती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों के इंटरनेट एक्टिविटी मॉनिटर हो रही है इस वजह से हर शख्स की, बट एक हुकूमत को ज़रूरत पड़ सकती है कि जी हमने कुछ मामलात देखे हैं कि 2-4 ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि मतलब उसके अंदर मुल्क की सिक्योरिटी भी आ सकती है, उसके अंदर प्रोपेगेंडा भी है, कुछ भी आ सकता है जो मॉनिटर हो सकता है। एक दफ़ा एक बंदा स्टारलिंक से कनेक्ट हो गया तो वो तो ऑफ द ग्रिड है। मतलब पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो फिर स्टारलिंक को पहले कहेगी जी कि आपका ये यूज़र नंबर जो है, ये यूज़र इसका जो डेटा पैकेट्स हैं वो हमने असेस करने हैं कि ये क्या ब्राउजिंग कर रहा है और क्या कर रहा है। तो ये तो एक मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे मुल्कों का होगा कि फिर स्टारलिंक से आपकी ये कॉन्वर्सेशन किस नौयत की होगी कि जी हमें एक्सेस पूरा चाहिए अपने यूज़र्स का, आया वो देते हैं नहीं देते, और दूसरी अगर नहीं देते
तो फिर क्या आप उनको लाइसेंस नहीं देंगे? लाइसेंस नहीं देते तो वो नाराज़ हो जाएंगे, वो नाराज़ हो गए तो वही सारे मसले आ जाएंगे जिसके हम शुरू में बात कर रहे थे। हाँ जी, देखिए अमूमी तौर पे ना मेरा ख्याल है कि जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं या ISPs इस तरह के भी हैं जो मतलब जहाँ तक बात है ना टेररिज्म की, उस पे सारे कोऑपरेट करते हैं और उसकी वजह कि वो तो सबका एक मसला है। और वो आपने इससे भी देखा होगा कि मतलब ममालिक की अपनी जो भी पॉलिसी हो, अब तो इस किस्म की रेसिज्म हो गया, टेररिज्म हो गया, इस तरह की कोई चीज़ अगर कोई पोस्ट करता है तो मेटा वगैरह खुद ही से उसको फ्लैग भी कर देते हैं, उसको अकाउंट भी बंद कर देते हैं, पीनलाइज भी कर देते हैं। और आई एम श्योर, मतलब आई एम अज्यूमिंग कि उनको उस मुल्क की सरकार के साथ ऐसा डेटा शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। बट अदर देन दैट यस यू आर राइट कि आप वो नहीं रख सकते। अगेन वो रखना चाहिए नहीं चाहिए, उसका रखने का क्या तरीका है, मतलब उसका चेक रखने का एक तरीका तो पाकिस्तानी सरकार ने सोचा था कि जी वो हम फायरवॉल लगा देते हैं, जिसकी वजह से पूरा इंटरनेट बहुत स्लो हो गया। दूसरी तरफ आपको जो है जो पाकिस्तान के ये IT और कॉमर्स के लोग हैं वो कहते हैं कि जी आप बजाय कि सारा डाटा चेक करने के आप स्पोरेडिकली कभी कभी कुछ ना कुछ करें ताकि एक ये भी रहे कि जी हम चेक भी करते रहते हैं कि कुछ निकला है रैंडमली तो हमें पता हो, हम लोगों को ये डर भी हो कि हम चेक कर सकते हैं। लेकिन आप कॉन्स्टेंटली सब कुछ ना चेक करें क्योंकि उसकी वजह से स्पीड कम हो जाती है। हाँ, लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट, वंस दिस हैपन्स तो फिर आपका नहीं हो जाता। बाकी सर ज़ाहिर है इसके अंदर हर किस्म की चीज़ जो इंटरनेट ओरिएंटेड होती है वो एक संजीदा गुफ्तगू है। देखें आज का हमारा फ्राइडे का शो की पहली स्टोरी हमने सोचा वो स्टारलिंक की होनी चाहिए क्योंकि इससे लोगों को फ़र्क पड़ता है। और जैसे आपने जिक्र किया एक निजी अखबार डॉन के अंदर जो एक शख्स का इंटरव्यू था तो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो बहरहाल आगे क्या होता है, हुकूमती और इनके मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचते हैं ये आता है, आप और मैं एक्सेसिबल कर सकते हैं। प्राइस पॉइंट क्या होएगा अब बाद में पता चलेगा। यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर ज़बरदस्त खबर, तमाम मुल्क को मुबारक हो बहुत बहुत, और उसी तरह ये चीज़ सेलिब्रेट की जा रही है। यूरोपीय रूट जो हमारे हैं सर वो खुल गए हैं और पहली बाकायदा फ़्लाइट इस्लामाबाद से पेरिस जो है वो गई। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उन पैसेंजर्स का इस्तकबाल यहाँ पे हमारे एयरपोर्ट पे किया गया, इस्लामाबाद के अंदर किया, फिर उनको फ़्लाइट चढ़ने दिया, बड़े बलून शलून्स थे और बड़ी एक तकरीब टाइप चीज़ हुई। तो मुझे देख के खुशी हुई कि चले हम इसको खुशी ही के नज़रिए से देख रहे हैं और देखना भी चाहिए। 4 साल एक चीज़ बंद रहे और फिर उसके ऊपर एविएशन मिनिस्ट्री की भी हमारी मेहनत है इसके ऊपर, और बाकी जो इतराज़ात थे और मसाइल थे उनको हल करके कॉन्फिडेंस दिया हमने यूरोप को, नेमली विद थ्रू फ्रांस, कि जी हम इस काबिल भी हैं और हम ये चीज़ें कर सकते हैं फिर से, जो एक हमारी हिस्ट्री भी है। सर PIA के रूट्स हम हमेशा कहते हैं बात करते हैं तो उसकी एक ना हिस्टोरिक वैल्यू है, क्योंकि PIA जिस तरह की एयरलाइन अब है उस तरह की एयरलाइन हमेशा से तो नहीं थी। एक ज़माने में तो बड़ी प्रेफर्ड एक एयरलाइन थी जो कि दुनिया के हर जगह जाती थी और बड़ी ज़बरदस्त सर्विस प्रोवाइड करती थी, और बड़े बड़े लोग जो है पैसेंजर्स जो है वो बड़ा ट्रैवल किया उन्होंने उसके ऊपर। फिर ज़ाहिर है जो मुल्क का हालात होते रहे उसी तरह PIA भी बिगड़ता रहा और आज हम इस नैच पे खड़े हैं, लेकिन ये उसके अंदर एक पॉजिटिव चीज़ है। अब इसके बाद ये एक अलग डिबेट है, लोग जो है वो इसको इस तरह व्यू कर रहे हैं। ज़ाहिर हुकूमत का तो ये मौक़िफ़ होने के देखें जी यूरोप वाला हमने कर लिया ना, तो अब आगे जाते हुए देखें जो हमारे ब्रिटिश रूट्स हैं, अमेरिकन रूट्स हैं, कनेडियन हैं, बाकी यूरोपियन रूट्स जो हैं उन सब को करेंगे और मतलब साउथ एशिया वाले स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। दिस इज़ ऑल वेल एंड गुड, बट मेरे ख्याल में थोड़ा सा जैसे कहते हैं ठंडी करके खाने वाली बात होनी चाहिए कि इसको अभी आप चलने दें, इसी को एक्सपेंड करें टू अदर एयरपोर्ट्स। ये भी इस्लामाबाद टू पेरिस है, ये लाहौर पेरिस, कराची पेरिस टाइप चीज़ होना शुरू हो जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कर लें। और इन द मीन टाइम जो आपका आज से कुछ महीने पहले तक का मौक़िफ़ था कि हमने इसको प्राइवेटाइज़ करना, उस चीज़ को छोड़ना नहीं आप। जी बिल्कुल। एक तो ये है कि जो आपने जिक्र किया ना कि माजी में बड़ी अच्छी एयरलाइन थी, वो तो अगर आप टाइमलाइन निकाल के देखें मतलब तो उसमें जैसे जैसे रियासत तंग नज़र होती गई है, जैसे जैसे मुआशरे को तंग नज़र किया है, वैसे वैसे PIA का
आप देखेंगे कि डिक्लाइन हुआ है। ये जो बात है कि PIA में बहुत ज़्यादा लोग भर्ती कर दिए गए, वो यकीनन किए PIA उनका बोझ नहीं संभाल सकती थी, लेकिन उससे पहले ही ये PIA जो है ये इंटरनेशनली लोगों की प्रेफर्ड एयरलाइन नहीं रही। उसकी वजह ये है कि लोग जो है वो मतलब ज़रा फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच चाहते हैं जब वो वेकेशन के लिए कोई एयरलाइन इस्तेमाल करें। तो ये एक चीज़। दूसरी चीज़, बहुत मुबारक हो सबको, लेकिन जो PIA ने उसका प्रेस ऐड छापा, ख़ास तौर पे ट्विटर पे अपने अकाउंट से उसको शेयर किया। अगेन मैं समझ सकता हूँ कि लोग तो बहुत जज्बाती हो गए कि इस डिज़ाइनर को ढूंढो, इसको नौकरी से निकाल दो। ऐसे नहीं है, वो बेचारा या बेचारी वो एक यंग बच्चा बच्ची होंगे, वो 2005 के बाद पैदा हुए होंगे, उनको अंदाज़ा ही नहीं है, कॉन्टेक्स्ट नहीं है ज़रा। हाँ कि 9/11 क्या चीज़ है। वो और बात है कि इस पे कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा एक तजर्बा किया और उन्होंने ChatGPT को कमांड दे के ये ऐड बनवाया, तो वो ऐड ज़्यादा अच्छे थे बजाय कि इस ऐड के कि जो कि हमने खुद से किसी डिज़ाइनर से या एजेंसी से बनवा के पोस्ट किया। सो बाकी इसमें जो है ना, कुछ लोगों ने वो रेफरेंसेस भी निकाल लिए कि 1979 में एक हादसाती तौर पे PIA का एक ऐड था जिसमें ट्विन टावर्स थे और एक जहाज जा रहा था। तब एक ये तो जाहिर है, तब तो मतलब एक अच्छा प्रिंट ऐड था, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा ऐड जो है ज़रा थोड़ा ऑन द नोज़ है। और बुनियादी बात यह है कि जाहिर है वो डिज़ाइनर भी बच्चा होगा, एजेंसी ने हो सकता है 5 डिज़ाइन भेजे हों अप्रूव करने वाले। यहाँ पे PIA पे किसी की तो जिम्मेदारी होगी ना कि उसने डिज़ाइन अप्रूव करना होगा प्रिंट में जाने से पहले। सर 8 लोगों की होगी सर, एक की नहीं होगी। एग्जैक्टली। सो इस सब से एक लेसन मिलता है, और वो ये कि अगर हम किसी एक इदारे का एक प्रिंट ऐड तक को सही तरह मॉनिटर नहीं कर सकते तो एयरलाइन चलाना हमारा काम नहीं है। इसमें मैं आपको एक खुशखबरी दे देता हूँ, और वैसे तो ये है कि उस पर भी बड़ी लान तान हुई पिछली दफ़ा, क्योंकि जब ये पूरी एक ड्राइव चली इसको प्राइवेटाइज़ करने की PIA को, वो नहीं हो सकी। लेकिन उस वक्त अर्नेस्ट एंड यंग है शायद, EY ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जो कि हमने जिनको हायर किया था प्राइवेटाइजेशन के लिए, वो क्योंकि नहीं हो सकी, उनको काफ़ी हमने पैसे भी दिए इन डॉलर्स। तो लोगों ने बहुत सवाल किया कि जी हमने क्यों ड्यू डिलिजेंस पहले करनी चाहिए थी, क्यों हम बेच नहीं सके, क्यों हमें इतने डॉलर्स इनको देने पड़ गए फॉर कंसल्टेशन, जबकि हमारा काम भी नहीं हुआ। खैर मुझे नहीं पता व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस। उनको दोबारा हायर कर लिया गया, विच इज़ अगेन आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। हमसे नहीं हो पाएगा, बेचने के लिए भी किसी गोरे को ले आए और इवेंचुअली उन्हीं के हवाले भी कर दें। सर ये चीज़ अच्छी है, इंटरेस्टिंग है कि हमने फिर से एक और कंपनी को अप्रोच किया है, मतलब बड़ी कंपनी है, और ये हमें इट्स द सेम कंपनी तो बड़ी है, मतलब EY इज़ अ बिग कंपनी, और उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे इस मामले को आगे ले जाने के लिए। अब देखें हमारे पास एक और चीज़ भी है हुकूमत के पास, टू एडवर्टाइज बेसिकली। तो PIA थी, उसके एसेट्स थे, मतलब एसेट से भी मुराद वो होटल छोटल नहीं थे, सिर्फ उसके जो मौजूदा जहाज़ हैं वही थे। अब एक रूट मिल गया, अब लेट से जैसे वो कह रहे हैं कि जी हम एक और रूट्स के ऊपर बरतानिया भी खुल, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब उसके बाद और लोग, ये लुक्रेटिव बनता जाएगा किसी के लिए। हाँ, इस पॉइंट पे आके अगर हम खुद समझना शुरू कर देंगे यार ये देखो ये रूट तो खुल गए, जहाज़ भी हमारे पास है, चल तो रहा है सारा कुछ, तो हम खुद ही कर लेते हैं। इससे ऐसे नहीं करना सर। ये वो पॉइंट्स होते हैं ज़िंदगी के अंदर, मतलब जब आपका फ़र्ज़ करें किसी भी किस्म की रिलेशनशिप है आपकी, मतलब वो फ्रेंड टू फ्रेंड है, हस्बैंड टू वाइफ है, किसी किस्म की है, उसके अंदर ना आपकी ना हो जाती है अनबन सी हो जाती है, कोई नेचुरल चीज़ है बड़ी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद ना आप एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार करने का, कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई कपल हो, कुछ भी हो सकता है, और अलहदगी इख्तियार करने के बाद जो है ना आप कहते हैं यार ये ठीक नहीं हुआ, पैचअप की बात। लेकिन उसमें ना जो आपके ज़रा वो जो जिन्होंने झगड़े खाई होती है, दुनिया देखी होती है, वो कहते हैं यार कि एक दफ़ा आंखें बंद करो और उन चीज़ों पे वापस जाओ जिसकी वजह से आपने ये अलहदगी इख्तियार की थी। तो जैसे ही सर उसकी याद दहानी होती है तो एक बंदा कहता है नहीं यार ये ठीक है ऐसे। तो अपने आप को याद कराएं कि ये इस इधर तक हम कैसे पहुँचे, और फिर बाकी मामलात जो हैं उनको आप आगे लेके बढ़े, मेरा अपना ख्याल है। यकीनन। और अब जब तक ये बिकती नहीं, और उसके बाद भी खैर पाकिस्तान की एयरलाइन है, जो लोग वेकेशन के लिए जाते हैं उनको मेरा मशवरा है कि वो PIA चूज़ करें। और मेरा मशवरा क्यों है, देखें
वैसे तो बहुत ऑब्वियस चॉइस इसलिए होनी चाहिए कि डायरेक्ट फ़्लाइट का मतलब है छोटे से छोटा ट्रांजिट भी आपको 6 घंटे का पड़ता है, ठीक है। यहाँ आप इमेजिन करें कि अगर लाहौर से पेरिस हो तो वो टोटल 6.5 घंटे। दूसरी चीज़ ये है कि जाहिर है डायरेक्ट फ़्लाइट है तो सस्ती होगी बाकियों से। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम होता है कि जो लोग वेकेशन करते हैं ना, वो कहते हैं कि जी वेकेशन का मतलब ये नहीं है कि डेस्टिनेशन पे पहुँच के शुरू होगी। आप जब जहाज़ पे बैठो ना तो वहीं से पार्टी शुरू हो जानी चाहिए। तो इसलिए हमने PIA पे सफ़र नहीं करना, हमने किसी बाहर की एयरलाइन पे सफ़र करना है। अच्छा देखिए, एक तो मैं आपको बताऊँ कि ये जो सारा है ना वेकेशन, पार्टी, मज़ा, ये सारी इट्स ऑल अप हियर, ठीक है। तो आप अपना मूड ठीक कर लेंगे तो वहीं पे सब कुछ शुरू हो जाएगा। और दूसरा ये है कि मतलब बहुत तरीके हैं, आप खुद अक्लमंद हैं, आप खुद तजर्बाकार हैं, बहुत तरीके हैं कि वेकेशन जहाज़ से शुरू हो सकती है, PIA ही क्यों ना हो। सर बिल्कुल सर हो सकती है सर। असल में आप इस पे एक स्टेप सर हम भूल गए। वो मेरे दोस्त गया सर, अमेरिका जा रहे थे या UK जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, तो मेरे वैसे ही फ़ोन किया कि चले गए हो। कहते हैं हाँ यार इस वक्त मैं ड्यूटी फ्रीइंग कर रहा हूँ। मैंने कहा वो क्या होता है ड्यूटी फ्रीइंग, क्या होता है? कि जी मैंने क्योंकि एक अमीराती एयरलाइन थी उसको यूज़ किया, तो उसका एयरपोर्ट तो बहुत लेविश है, तो मैं वहाँ पे ना लंबा ले ओवर है और मैं ड्यूटी फ्रीइंग कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार अजीब फजूल बात है, ले ओवर तो छोटा से छोटा शख्स चुन के कहते हैं नहीं यार इतनी ज़बरदस्त जगह है यहाँ पे, मतलब शुरू है ना जो आप कह रहे हैं कि मतलब थोड़ी शॉपिंग भी हो रही है, सब कुछ चल रहा है, तो जी ड्यूटी फ्रीइंग है ना, इसको जेन से निकालें। डायरेक्ट फ़्लाइट जो है आप वहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जहाज़ में क्यों बैठना है आपने, यकीनन। और फिर वो एक कि ख़ास तौर पे अगर बच्चे हैं, हाँ, बच्चों के साथ ड्यूटी फ्रीइंग कोई मज़े का काम नहीं है। बिल्कुल सर, कुछ नहीं, बल्कि अजाब है, अजाब है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपके साथ अगर बच्चे हैं तो हमारे पाकिस्तानी बच्चे जिस वॉल्यूम में रोते हैं वो दूसरी महज़ब दुनिया के बच्चे इस वॉल्यूम में नहीं रोते। अच्छा, इसी तरह महज़ब दुनिया के जो पैसेंजर्स हैं वो इस वॉल्यूम को समझना भी नहीं चाहते। अच्छा, ये जो पाकिस्तानी पैसेंजर्स हैं ना, ये इस बारे में बड़े फॉरगिविंग होते हैं। इनको पता है कि हाँ यार घर पे हमारा बच्चा भी ऐसे रोता है, तो ईजी है। तो वो टेक ऑफ की वक्त, लैंडिंग की वक्त जब आपका बच्चा बाँ कर रहा है ना, तो PIA में आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं होते आप। हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे आपको थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो सर लेकिन सर बहरहाल ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, मुबारक हो सबको। आगे जाके इंशाल्लाह बाकी रूट्स भी करेंगे तो हम इसको मजीद भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं प्लीज़। सर हमें थोड़ी डिस्कशन करनी पड़ेगी PCB के बारे में, और एक तो सर पहले बात कर लेते हैं जो आज से कुछ दिन पहले हुआ। PSL होना है, अभी कुछ टाइम है, पहले चैम्पियंस ट्रॉफी है, फिर PSL भी होना है। तो सर बेसिकली एक पॉडकास्ट था जिसके अंदर अली तरीन साहब जो एक टीम ओनर भी हैं मुल्तान सुल्तान के, वो कुछ तनकीद कर रहे थे जो मामलात जिस तरह आपको पता होगा, जैसे कि जो आपकी अभी ड्राफ्ट होने थे, उनका वेन्यू पहले ग्वादर रख दिया, फिर वापस लाहौर आ गया, तो उसके ऊपर कुछ वो बता रहे थे। उस डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। वो भी बताया, एहसानुल्लाह की सर्जरी के बारे में बताया, वेन्यू, बहुत सारी चीज़ें, इवेंट ऑर्गेनाइज कैसे होगा, और नाराज़ थे बेसिकली क्रिकेट बोर्ड से कि आप हर साल एक सेम अप्रोच रखेंगे तो ये चीज़ जो है कभी इवॉल्व नहीं करेगी। दैट वाज जो मुझे समझ आई उसकी जिस्ट थी। तो वो ख़ुद भी एक मतलब उनका ताल्लुक़ ज़रा यंगर लॉट से है, मतलब ना कि वो बहुत मतलब यंग है, मतलब हमारी एज के ही होंगे, बट इन द सेंस कि मतलब ज़रा उनकी विजन जो है ज़रा उस तरह से देखते हैं वो कि इसको एक्सपेंड किया जाए, जिस फाइन इज़ ग्रेट। तो उसका जवाब में जो इस वक्त चीफ़ एग्जीक्यूटिव PSL के सलमान नसीर साहब, उन्होंने कुछ लिखा जिसके अंदर सर उसकी जिस्ट बेसिकली ये थी कि जी आपको पब्लिकली ये बात नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, उन्होंने फिर इस तरह की बात भी की, जी देखें जी PSL जो है वो पेरेंट है या PCB पेरेंट है, और जो फ्रेंचाइजेज हैं वो शायद उनके फैमिली हैं, एंड वॉट एवर दैट ट्रांसपायर्ड। पॉइंट इज़ कि एक थोड़ी सी एक हमने देखा एक फ्रेंचाइज ओनर और बोर्ड के अंदर एक हल्की सी एक रिफ्ट सी, तो मैं नहीं कहूँगा, बट एक मतलब ज़रा बयानबाजी थोड़ी सी हुई। अब आगे जाते हुए कौन सही है, कौन क्या कह रहा है, मतलब एक तो बोर्ड का अप्रोच है जो सलमान नसीर के थ्रू आ रही है, और एक तरीन साहब का अपना एक मौक़िफ़ है जो कि वो पेश कर रहे हैं। अब इसमें से कौन सी चीज़ ठीक है? ये वाला PSL तो मेरे ख्याल में डन एंड डस्टेड है, इसमें तमाम इंतज़ामी मामला तो हो चुके हैं। अलबत्ता आगे जाके इसको आपने एलिवेट कैसे करना है, इसको आगे किधर लेके जाना है, वो इसका आई थिंक गुफ्तगू का सही मतन है।
देखिए अभी भी बहुत कुछ होने वाला है। मतलब एक तो ये कि हम जिस तरह से इन्होंने शुरू किया कि पहले गवादर में रख दिया गया ड्राफ्ट, अब जाहिर है ड्राफ्ट का मतलब ये है कि बाहर से कोचेस ने भी आना है, पूरी दुनिया से कोचेस ने भी आना है, यूके के बहुत ज़्यादा, बहुत ऑस्ट्रेलिया से, वेस्ट इंडीज़ से। तो मतलब यहाँ पर जाहिर है उनको अगर आपने लेके ट्रैवल करना है तो उनको इजाज़त नहीं है, या उनकी जो इंश्योरेंस है वो बहुत हाई चली जाती है अगर उनको बलूचिस्तान ट्रैवल करना पड़े। ट्रैवल एडवाइजरी एक चीज़ होती है हर मुल्क की अपनी, वो उसके बेसिस पे करते हैं। एग्जैक्टली। सो इन्होंने ये बताते रहे पीसीबी को, लेकिन बाहर वहाँ से फैसला हो गया कि जी नहीं वहीं करनी है। इवेंचुअली जब उनको अंदाज़ा हुआ कि ये मुमकिन ही नहीं है तो फिर उसको लाहौर शिफ्ट किया गया। अच्छा चलें, ये तो अब आप कह रहे हैं कि ये तो हो गया फ़ाइन, लेकिन अभी भी जो इन्होंने एक और बात की कि सबसे पहले तो ये चाहते थे कि जो हम ड्राफ्ट हैं वो पाकिस्तान में ही ना करें, हम उसको इंग्लैंड ले जाएं, दुबई ले जाएं। अगेन पाकिस्तान में चले लाहौर में भी हो रहा है, लेकिन प्लेयर्स के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप अगेन सिक्योरिटी की वजह से नहीं कर सकोगे। यही अगर लंदन हो, दुबई हो, तो आप ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो। अच्छा चलें, ये तो हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि आपने इसकी ओपनिंग सेरेमनी कैसे करनी है, वैसे ही करनी है जैसे हर दफ़ा होती है, या कुछ डिफरेंट करना है, ठीक है। फिर उसमें एहसानुल्लाह की जो सर्जरी हुई और जो लोकली यहाँ पर जो पीसीबी के डॉक्टर्स ने थे उन्होंने उनको कैसे ख़राब किया, विल ही एवर बी एबल टू बॉल 135 प्लस, ये इस तरह की चीज़ें बेतहाशा बातें डिस्कस हुई। और अगेन देखें, कुछ चीज़ें वो बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, हो सकता है कुछ चीज़ें वो ठीक ना कह रहे हों, लेकिन हमें तो बहुत खुशी हुई कि उन्होंने बात की। यहाँ पर तो आपको पता है कि रिवाज 77 सालों से है कि ब्रश एवरीथिंग अंडर द कारपेट, बात नहीं करनी। और जब ये पॉडकास्ट आई है, मुझे याद है मैं और आप बैठे हुए थे और हम हैरान थे कि ये कैसे हो गया। मैंने तो ये सोच रहा था कि ये बिकॉज अली तरीन इज़ प्रॉबेबली सेकंड जनरेशन रिच, तो इसलिए उन्होंने कहा कि यार ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इसको ठीक करूंगा, मैं इसके बारे में बात करूंगा। इनके अपने वालिद साहब भी होते तो इस बारे में बात ना करते, वो भी कहते बस यार चुप करके इधर ये ऐसे ही होता है, बस सबको साथ लेके चलो, वो क्या कह रही हैं अच्छा चलो मान जाओ बस ठीक है। ये क्योंकि अब एक नई पीढ़ी आ रही है, एक नई वो जनरेशन आ रही है, वो कह रहे हैं भाई ये क्या है, दिस डजंट मेक सेंस। अच्छा सो ये सारा कुछ हो गया। अब उसके ऊपर जो सलमान नसीर साहब ने जो बयान दिया ना, देखिए सलमान नसीर साहब मेरी नज़र में तो उनको ये करना चाहिए था कि वो या तो कहते कि जी ये अली तरीन गलत कह रहे हैं, या वो कहते हैं कि अली तरीन ठीक कह रहे हैं और हम देख रहे हैं सारे मसाइल, हम इसको सही कर देंगे। ये जो उन्होंने कहा ना कि दिस डज नॉट मीन वी शुड, सॉरी, डिसएग्रीमेंट्स हैपन like between parents and children, however this does not mean we should make public accusations। ठीक है, मतलब ये वही था कि आपने पब्लिक में बात क्यों नहीं की, आप मेरे पास अकेले अलहदा में आ जाते टाइप माहौल, पर यही तो नहीं करना। अगर कोई चीज़ गलत है तो पब्लिक के सामने उसकी क्यों नहीं बात हो सकती, मतलब ट्रांसपेरेंसी, मतलब आप दोनों में से किसी ने किसी के प्लॉट पे कब्जा तो नहीं किया हुआ। एक पाकिस्तान का एसेट है PSL, उसकी बात हो रही है, तो मैं और आप भी उसको सुनने का एक तो अहलियत रखते हैं, हौसला रखते हैं। अगर कोई गलती है तो उसको मान सकते हैं, अगर कोई बेहतरी है तो उसके लिए हम उसको मोस्ट वेलकम करते हैं, हम भी अपना मशवरा देना चाहते हैं उसमें। ये कि नहीं पब्लिक में नहीं, और पब्लिक कौन सी, मतलब मैं और आप जो है हमको इंडियन सिटीजन्स हैं, हाँ PSL की बात हमारे सामने क्यों नहीं हो सकती। सर बिल्कुल, एक तो मैं आखिरी बात करूंगा, ये सलमान नसीर इज एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग विद पाकिस्तान, कि जी बात नहीं करनी बात। सर देखिए, एक तो इसका तरीका हमेशा सर यही होता है इन मामलात के अंदर कि यार आपने पब्लिकली कर दी ना, ओके अब लेट अस रिस्पॉन्ड, एक ऑप्शन होती है कि हम अपना मौक़िफ़ देंगे, फिर मैच अग्रीड विद दैट, ठीक है। उस मैच डालने में आप ये नहीं कह सकते कि आपने कहा क्यों, जो कहा गया उसके ऊपर जवाब दें, नंबर 1। एक तो ये अच्छी अप्रोच है। दूसरा कि आप कहें यार कि आप एक ना मीट एंड ग्रीट करें, आप आ जाएं और जो आपके लाइक माइंडेड लोग हैं जो इस आपके मौक़िफ़ से एग्री करते हैं उन सबको हम होस्ट करते हैं, मीटिंग होगी, तस्वीरें होंगी, सैंडविच समोसे होंगे, थोड़े से चाय पियेंगे, किसी कुछ चीज़ तय करके अगले PSL का या इसी PSL का लाए अमल तय हो जाएगा, जिसके ऊपर फिर हम बाउंड है करने के लिए। दैट इज़ द मैच्योर थिंग जो आप कर सकते हैं। हाँ, अगर तो उनका मकसद जो मतलब इससे अगर तशरीह की जाए उनके बयान की, अगर वो ये है कि आपको पब्लिकली अपनी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो वो तो
किसी भी नज़रिए से गलत है ना, मतलब देयर वर 10 डिफरेंट वेज जिसको इस चीज़ को डील किया जा सकता। अब एक चीज़ सामने आ गई, अब इसके ऊपर अब वो रिबट करना चाहते हैं तरीन साहब, तो वो भी कर सकते हैं, ये आगे से करेंगे। रिज़ल्ट क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। सर जैसे आपने कहा अभी कि PSL जो है एक एसेट है, PSL एक सक्सेस स्टोरी है। अभी हम ये ऑक्शंस की बात कर रहे हैं तो इंडिया ने IPL का अपना ऑक्शन कहाँ किया सर? जाके सऊदी में। अच्छा, आपको क्या चीज़ रोक रही है कि आप दुबई में करें? मैं बिल्कुल उनका पॉइंट समझे ना, वो कह रहे हैं यार कि यहाँ पे जब आ जाते हैं तो एक ज़ाहिर है एक हद तक प्लेयर्स, उनका स्टाफ, उनका अमला जो है महदूद हो जाता है। फैंस को इंटरेक्ट नहीं किया जा सकता उनके फेवरेट प्लेयर्स के साथ। एक फ़ैन मीट एंड ग्रीट भी तो हो सकता है, वो यहाँ नहीं कराया जा सकता। कभी मुझे तो नहीं ख्याल जेहन में आता कभी हुआ यहाँ पे। भाई अगर आप UK में हैं, लंदन में हैं, आप वहाँ पे दुबई में हैं, वहाँ पे आप फैंस को मौका दे सकते हैं जो कि बहुत सारे हैं। शायद उनमें से कोई हो यार कि उनका फेवरेट प्लेयर है, जो उन्होंने ना मूड हो PSL आने का, वो वहाँ से यहाँ आए देखने के लिए। एक एक्टिविटी जनरेट हो सकती है, एक टिकटेड इवेंट हो सकता है, और वहाँ पे होगा तो वो टिकट US पाउंड या ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में होगी, या दिरहम, जिसमें भी चीज़ सर वो। और उसके बाद सर बेसिकली और क्या है कि भाई PCB जो है के अंदर ना बिग बॉय पैंट्स पहन के आया है और वो बिग बॉयज़ के साथ कम्पीट कर रहा है, वो भी ये चीज़ें कर सकते हैं। मेरे तो ख्याल में तमाम ऑक्शन से ज़्यादातर जो वो लाहौर में हुई हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ हो सकता है, अली तरीन का जो सजेशन है या जो आप कह रहे हैं ये गलत हो। हाँ, बात करने में क्या मसला? बात करने में हम तो नहीं कह रहे यही होना चाहिए, बात करने में को सर वो बस उसके सर अलहदा मसाइल हैं। मेरे ख्याल में ज़्यादा देर कोई शख्स जो है हुकूमती उसमें रहे, फ्रेम ऑफ माइंड में आया, ये हुकूमती इदारा है नहीं PCB उस तरह से, लेकिन उसको फिर सर प्रोसेस ऑफ थिंकिंग थ्रू थिंग्स ना, मैं सलमान नसीर साहब की भी जो मौक़िफ़ है वो समझता है इस वजह कि उनके भी कोई रुकावटें होंगी जो इस तरह किस्म की बात की है। वैसे वो बड़े रीजनेबल आदमी है, बहुत ज़्यादा रुकावटें होंगी, वो रुकावटें हम समझते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप वो PSL के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, इससे पहले वो PCB के COO थे, तो उन्होंने इस सेटअप में बहुत टाइम गुजार लिया है। अच्छा, दूसरी चीज़, जब वो ये जो सारे फैसले होते हैं कि ड्राफ्ट कहाँ होगा, अगेन ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन ये तो PSL या PCB भी डिसाइड नहीं करता होगा, ये भी कहीं और से डिसाइड हो के आता होगा। तो वो ये भी कह रहे होंगे कि यार हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी एस्पेक्ट होगा। तीसरा, लेकिन मैं सबको ये बता दूं, इदारे के खिलाफ नहीं कह सकते, फलाने के खिलाफ नहीं कह सकते, अब करते करते ही हो गया क्रिकेट के खिलाफ भी नहीं कह सकते, तो फिर बात करते हाँ बेसिकली सर बात करें, हर चीज़ का रिजल्ट जो है वो इसी तरह होगा कि दो लोग आमने सामने बैठे हैं, उसका हल निकालें। बहरहाल वक्त ख़त्म हो जाता है, कल आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।